बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। शहर के मौसम की अगर बात कर लें, इसको खुशगवार मौसम कहना है या कहना है हब्स की शिद्दत में इजाफा है, या कहना है कि लोग इस तरह से परेशान हैं कि पूरा पूरा दिन बिजली गायब है। आई डोंट नो कि इसको कहना क्या है। अब लोगों के मसाइल ही इस मौसम के साथ इस कदर ज़्यादा हो जाते हैं कि समझ नहीं आती। वो जो थोड़ा बहुत आपने मौसम को इंजॉय भी करना होता है बारिश के दौरान, बाद वाला मौसम तो खैर बर्दाश्त करना भी मुश्किल है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा है लेस्को के लिए, क्योंकि घंटों 6-6, 7-7 घंटे जब बिजली बंद रहती है तो ऑब्वियसली आपका पूरा रूटीन का जो काम है वो ख़राब हो जाता है। पानी जो है वो गायब हो जाता है, तो फिर तमाम मामला जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो क्या आपने मौसम एंजॉय करना है जी थोड़ी देर के लिए भी। अच्छा जी, हम पहली खबर की तरफ तो आएंगे, लेकिन शहर में आंधी और तेज़ बारिश और छत पर बिलबोर्ड गिरे, 3 अमवात भी हुई और इसके साथ लेस्को का निज़ाम बुरी तरह क्यों के मुतासर रहा। तो शायद सिपरा साहब मौजूद है, तो हम इस खबर को ना डिस्कस करें, पॉसिबल नहीं है, तो इस पर एक कमेंट ले लेते, फिर पहली खबर की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद सिपरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल जो आंधी थी वो शायद आपने देखी या नहीं देखी। हम लोग क्योंकि फील्ड में थे, हमने वो देखी है। घर में देखी, ऐसा मौसम घर में वो आंधी, खिड़कियां घर में आंधी आपने वो महसूस नहीं ना की। हम लोगों ने शाहराहों पे उसको की कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको गाड़ी रोकना पड़ी है, गाड़ी स्टेबल नहीं हो रही, और खड़ी गाड़ी भी हिल रही थी। और उसके बाद दरख्तों का गिरना, पोल्स का गिरना, बिलबोर्ड्स, होल्डिंग्स का गिरना, उसकी वजह से अफसोसनाक वाकयात भी रूनुमा होना, और एक निजी होटल का पूरा सोलर गिर जाना, 20 गाड़ियों का तबाह हो जाना इसी शहर में। ये सिर्फ सारा कुछ किस वजह से हुआ? ये आंधी की वजह से हुआ। एक कुदरती आफत है, वो आई, वो चली गई। अल्लाह ताला के हजूर हमें दुआ करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि सिस्टम, जब तेज़ आंधी चली तो हमारा सिस्टम जो है रवास से चलता है, पिंडी के करीब से 500 की ट्रांसमिशन लाइन है, वो कालाशाह काकू आती है, गखड़ से कालाशाह काकू, और फिर वहाँ से हम लाहौर में वो फीड लेते हैं, जिससे बंद रोड से एंट्रेंस लेके और लाहौर शहर फीड होता है। और वो 500 केवी की लाइन, उसमें फॉल्ट आया, वो बंद हुई, और उसकी बुनियाद पर लेस्को का आगे पूरा 132 का ग्रिड सिस्टम जो है वो बैठ गया, वो बंद हो गया। जितनी देर तेज़ आंधी रही है उतनी देर आप ये मेन ट्रांसमिशन लाइन को बहाल नहीं कर सकते, ये नुकसान का बायस बनती है। दूसरा ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं ब्रेक डाउन हो जाए, रिवर्सिंग हो जाए, तो मुल्क भर में ब्रेक डाउन का भी खदशात होते हैं। ये एहतियाती तदाबीर की बुनियाद पर भी बंद किया जाता है, लेकिन कल जो हुआ था ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ था। ठीक है। जब ये बारिश हो गई, पोल्स गिर गए, दरख्त गिर गए। आप वाले एरिया में तो कम गिरे हैं, गुलबर्ग में, गडीशाऊ में, अलामा इकबाल टाउन, फैसल टाउन, इसमें दरख्त बहुत गिरे हैं। ठीक। और दरख्त गिरने की वजह से देखें, आपको एक पोल नज़र आता है, उस पर 4-4, 5-5 लाइनें नज़र आती हैं, वो फीडर्स की हैं। अगर एक दरख्त गिरा है, 5 फीडर मुतासिर हो गए हैं, तो आपके बहुत सारे एरियाज जो हैं उससे इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये सारा कुछ होता रहा। बहाली के काम शुरू किए गए, लेस्को चीफ खुद पावर कंट्रोल सेंटर में गए, चीफ इंजीनियर को भी बुलाया गया। इतवार का रोज़ था, एमरजेंसी नाफिज की गई, SDOs, एक्सीएन, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, लोगों ने परेशान होना है क्योंकि उसकी बहाली के लिए टाइम चाहिए। मुझे बताएं, एक दरख्त गिर जाए लाइन पे, उसको उठाने के लिए क्या लेस्को के पास तो जरा ही नहीं है। आपकी रेस्क्यू है ना? आप नहीं, रेस्क्यू ने थोड़ी उठाना, PHA ने काटना उसको। रेस्क्यू का क्या काम है उसमें? उसको PHA की टीम उसको काटेगी, उसको उतारेगी, फिर जो तारें टूटी हैं उनको जोड़ेगी, उसके बाद इसमें कम से कम 8 से 10 घंटे का टाइम चाहिए। एक दरख्त? हाँ जी, एक दरख्त। और ये हुआ भी है, और बड़ी बड़ी अहम शख्सियात के घरों के बाहर गिरे हैं, जिसको उठाने में 8 से 10 घंटे लगे हैं। उसके बाद आता है, पहले 11 के भी फीडर्स बहाल होने, फिर ट्रांसफार्मर्स की बारी आनी है, फिर इनफरादी जो कंप्लेंट्स हैं उनका तो पता नहीं कब कोई वली वारिस बनेगा, वो बात की नहीं। तो फिर वो लोग सच्चे हैं जो कह रहे हैं, अगर आप एक दरख्त गिरने का कह रहे हैं ना 8 घंटे, फिर जिनकी अभी तक लाइट नहीं ना आई कल की बारिश से मुतासिर, वो मैं तो कह रहा हूँ सच्चे हैं। मैंने कब कहा है वो झूठे हैं? हाँ, फिर उनको सब्र करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वो सच्चे। सब्र के अलावा हल है कोई? नहीं, सब्र के अलावा हल है। ये लेस्को आपकी जिम्मेदार है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है, आपको सप्लाई दे। यहाँ बिजली महंगी करने की तैयारियां कर रही है, लोगों का गला जितना घोट सकते हैं। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में अंडरग्राउंड वायरिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो होती है, तो क्या शहरों में पॉसिबल नहीं है जहाँ पर ये हादसात होते हैं, स्पेशली जहाँ दरख्त ज्यादा है, वहाँ पर इन लाइनों को अंडरग्राउंड कर दिया जाए? कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है? 2016-17 में 400 अरब चाहिए था आपको लाहौर। नहीं, आप सिर्फ उन एरियाज में कर दें जहाँ पर ज्यादा इश्यूज होते हैं, जहाँ पे दरख्त हैं, लाइक कैनाल रोड है, गुलबर्ग के एरियाज हैं।
किया था ना? मैं आपको बताता हूँ, तजर्बाती बुनियादों पे MM आलम रोड को किया, और अभी वर्ल्ड सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, माल रोड के अतराफ में कर रहे हैं। अंडरग्राउंड जब आपने सिस्टम को लेके जाना, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी पे भी मुंतकिल होना है, तो उसको चेक करने के लिए क्या चाहिए। हमारा एक सिस्टम है, मैं आज आपको बता देता हूँ, 2 सोर्स हैं लाहौर के। आपका फोर्ट ग्रिड मुंसलिक होता है मैक्लोर रोड ग्रिड से, वो आपकी गवाल मंडी के पास से लाइन आती है, वो ज़ेर ज़मीन है 132 kV की। फिर वहाँ से लेकर निकलती है करतबा ग्रिड पे आती है, मजांग के पास जो ग्रिड है, वो भी हमने अंडरग्राउंड 132 की लाइन डाली हुई है। तो कैसा एक्सपीरियंस पॉसिबल है? अच्छा है, लेकिन ये क्या हुआ, जब ये आज से कुछ 8-7 साल पहले 132 गवाल मंडी के पास टेक्निकल फॉल्ट आया, तो उसको अटेंड करते करते दिन लग गए थे। हमारे DHA या इस साइड पे हाउसिंग सोसाइटीज़ ने अंडरग्राउंड किया हुआ, बहुत सारी और भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अंडरग्राउंड कर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 132 और आपकी 500 की जो लाइन है उसने, और 220 की लाइन, उसने बाहर ही रहना है। आप दुनिया भर में देख लें, 220 और 500 की जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो आपको बड़े खंभे नजर आते हैं, वहीं से ही गुजरती नजर आती है। आगे जो LT लाइन है, ट्रांसफार्मर्स हैं, वहाँ से निकाल के आप सोसाइटीज़ को या घरों में, शाहराहों को, गलियों को आप अंडरग्राउंड कर देते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है अगर वो हो जाए, लेकिन यहाँ ये अलमिया है, जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो दरख्त की टहनी को नहीं काटने देता, तो आपको खुदाई करके ज़ेरे ज़मीन तार कौन डालने देगा। आप मुझे ये बता दें, जो लोग कल से परेशान हैं, अभी तक लाइट नहीं आई, उनके लिए कोई मैसेज देना? मेरा ख्याल है इतना बड़ा लंबा टाइम शायद कोई ट्रांसफार्मर डैमेज से हो सकता है, या कुछ और वजूहत हो सकती हैं। इतनी देर तक बिजली का मुसलसल बंद रहना, आप देखें कल 2 बजे के करीब आंधी आई है और आज 10 बज रहे हैं, 20 घंटे के करीब वक्त गुजर गया है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी मुसलसल बंद रहना, या ये भी हो सकता है बीच में बहाल की हो फिर बंद हो गई हो, इस तरह के मसाइल भी चलते हैं, लेकिन मुसलसल बंद होना इसमें सवालिया निशान है, इसको बहाल होना चाहिए था, चाहे वो ट्रांसफार्मर डैमेज था, चाहे ब्रेक डाउन थी, चाहे फॉल्ट था, उसको अटेंड होना चाहिए। अच्छा, बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर आज नेपरा में समात होगी। जरा इमरान भाई से कल का थोड़ा सा एक कमेंट ले लेते हैं, कैसा मौसम एंजॉय किया, कि उन्होंने भी लाइट लोड शेडिंग एंजॉय की, क्या हालात? देखिए जी, बिल्कुल कल जिससे भी बात हुई है, हर कोई अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो यही अदा कर रहा था कि जैसा हब्स का मौसम था, उसके बाद ऐसा मौसम, और काफ़ी देर तक मौसम जो है वो खुशगवार रहा। और आप यकीन जाने कि लोग जो हैं वो अपनी छतों पर थे, गलियों में थे, रोड्स पे थे, बाहर निकल आए, घरों में तो कम ही लोग रहे ना इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। दूसरी बात ये भी है कि घरों में लाइट जो है वो चली गई, और 5-5, 6-6 घंटे जो है वो लाइट गई रही है। कल इकबाल टाउन के एरियाज़ में भी 5 से 6 घंटे जो है वो लाइट गई। तो UPS तो इतनी देर नहीं चलते, और जनरेटर भी लोग जो है वो ऐसे मौसम में जनरेटर कम ही चलाते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। लेकिन बारिश नो डाउट मौसम जो है वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत सुहाना रहा। लेकिन जो तकलीफ दे बात थी वो ये थी कि हम हमेशा ये कहते हैं कि या बारी ताला जब भी बारिश हो वो रहमत की हो, खैर की हो, जहमत ना बने। लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात कल ये हुई कि एक बिल बोर्ड गिरा और एक बंद रोड पे, और मियाँ बीवी जो है वो बाइक पे जा रहे थे, बच्चे जा रहे थे, शोहर जो है वो जहाँ भाग हो गया। इसी तरह वो कल एक इलाके में मकान की छत जो है वो गिरी, और उसमें भी हलाकतें जो है वो हुई। अभी तो ये मानसून जो है ना, अभी तो ये उस तरह नहीं आया जिस तरह मानसून आता है, तो हमें डर जो है ना वो हमारे अंदरून का है, जहाँ पर छतें गिरती हैं। अच्छा इमरान भाई, हम क्योंकि इमरजेंसी की बात करें तो CM साहिबा ने इमरजेंसी प्लान जो है वो भी नाफिज किया, गाइडलाइन भी देती हैं। तो ये रिवायती होती है कि इस पर अमल गाइडलाइन देखें, अब मैं फर्ज करें मैं पुराने घर में रहता हूँ, मेरा 1.5-2 मरले का घर है जो कि पुश्तों से चला आ रहा है, और मुझे पता है कि जी घर जो है वो खस्ता हाल है। मेरे पास मुश्किल से मैं रोजी रोटी अपने बच्चों की कर रहा हूँ, या फैमिली की कफालत कर रहा हूँ, या घर का किराया दे रहा हूँ मुश्किल से। अगर गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन जारी कर देती है, मुझे उन गाइडलाइंस का क्या फ़ायदा है? या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का या किसी भी अथॉरिटी का मुझे लेटर आ जाता है, वासा का लेटर आ जाता है कि जी आपका PDM को उन्होंने हर पल खबर रहने का भी कह दिया है, और हालात से ये तो इदारे जो है ना अपनी प्रेस रिलीजेस जो है ना वो हर साल जारी करते हैं कि जी हमने मानसून से पहले हमने तो लेटर्स जो हैं वो जारी कर दिए थे। देखिए ये एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है कि वो लोग जो ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करते हैं, माचिस की डब्बी भी खरीदनी है तो वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उनकी जानों की हिफाजत के लिए चले गवर्नमेंट थोड़ा सा अगर उनको, ठीक है गवर्नमेंट बहुत प्रोजेक्ट्स ला रही है जिसमें काफ़ी लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो राशन की मद में है, चाहे वो माली इमदाद की मद में है। तो इन एरियाज का विजिट जारी कर दिया। अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट इन एरियाज का विजिट करे जो खस्ताहाल मकान है। क्यों? क्योंकि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास और वॉल सिटी अथॉरिटी के पास इन घरों की डिटेल ऑलरेडी मौजूद है। चलो यार, आप 50-50 हज़ार रुपया लगा के उन घरों की छतें जो है कम से कम ठीक करा दें ताकि वो
इंसानी जानों का ज़या ना हो। जो हर साल हम देखते हैं कि जी छत गिर गई, लोग जो हैं वो बेचारे मर गए, फिर हम बाद में गवर्नमेंट जो है उनको मरे हुओं को, जख्मियों के लिए अलहदा इमदाद का ऐलान करती है और मुर्दा के लिए अलहदा, फिर उसका क्या फ़ायदा। हालात तो परेशान कुन हैं। आज बिजली महंगी होने जा रही है फिर? देखिए पिटीशन तो है और फैसला नेपरा ने करना है, CPPA ने फाइल की हुई, और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपको पता क्या है क्या उम्मीद मैं वही कह रहा था, जब गर्मी मौसम आता है इसमें जो बिजली की जनरेशन है आप उस पर LNG या फर्निस पे करते हैं, और उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गर्मियों के मौसम में तो आपकी माइनस में कभी भी नहीं गई, प्लस में जाती है हमेशा। तो उम्मीद तो यही है कि ये प्लस में ही जाएगी, यानी अच्छी खबर नहीं है। और देखें, अच्छा इसके बाद एक और बता दूं, जो सुई नॉर्दर्न का टैरिफ या सुई सदर्न का टैरिफ जो आया कल नोटिफाई हुआ, आपने कहा कि एक ना रहने दूं, नहीं मैं अगली बात भी बता दूं ना। हाँ, तो उन्होंने पावर सेक्टर के लिए भी गैस महंगी कर दी है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि आने वाला कल में जब बिजली बनेगी गैस पे, तो वो फिर इससे ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि इससे भी महंगे और पैसे बढ़ गए हैं। तो ये हालात इसी तरह चल रहे हैं। शाहिद सिपरा साहब ने एक दिन एक चीज़ का इंकशाफ किया था और मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैं हमेशा प्रोग्राम में जब भी वापडा की बात होती है, लेस्को की, नेपरा की बात होती है, मैं जो है वो एक रोता हूँ कि वही 200 यूनिट वाला, 201 यूनिट वाला ना, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड का। एक दिन मैंने शाहिद सिपरा साहब से बात की तो इन्होंने मुझे बड़े अच्छे अंदाज में ये कहा, उन्होंने कहा जनाब लोगों को पता नहीं है, गैस के बिल का भी यही हाल है। गैस के बिल का भी यही हाल है कि अगर आप एक महीना अपनी वो डेडलाइन से ऊपर जाते हैं तो अगले 6 महीने या साल, पता नहीं 6 महीने आपको जनाब वो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो पड़ते हैं, भुगतना हाल तो ये होना तो ये चाहिए कि चाहे बिजली या गैस है, जितना यूज किया गया यार उतना बिल भेजो ना, फिलहाल बंदा पे करे। परेशान है कि मॉनसून में घंटों लाइट जाती है, वो इसी तरह से रहनी है, उसका कोई आप बस अपने UPS ठीक करवा लें या बैटरी एक्स्ट्रा रख लें। और जब आपको पता मौसम ऐसा है, लाइट गई हुई है, तो आप जितना कम घर में लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं करें, क्योंकि कोई पता नहीं लाइट कब आनी है, इसका हल अब कोई नहीं है जी। दूसरा, हम ब्रेक के बाद आएंगे जी अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ये भी कोई नई बात नहीं है, खुलेआम डबल वसूली बड़ा करके लिखा है, और ये खुलेआम बहुत देर से हो रही है। सरकारी हॉस्पिटल पार्किंग में ओवरचार्जिंग का सिलसिला जारी है। वैसे तो ये पूरे शहर में हो रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में होना मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है वो हालात वर्स्ट है, क्योंकि वहाँ जो ठेकेदार बैठे हैं, अच्छा मेरे साथ तो क्योंकि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, 2-3 दफ़ा ये हुआ है, घंटे के हिसाब से सरकारी हॉस्पिटल में गाड़ी पार्क की और उन्होंने कहा जी घंटे के हिसाब से वसूल किया जाएगा। इमरान, देखिए जी, लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले से बात करें तो उसका फोकस जो है ना वो सिर्फ इस तरफ रहता है कि शहर में कहाँ कोई जगह खाली है जहाँ पर वो टिकटिंग जो है वो शुरू कर दें। अगर वो देखते हैं कि किसी जगह पर 7-8 गाड़ियाँ जो हैं वो डेली बेसिस पर पार्क हो रही हैं या 15-20 बाइक्स पार्क हो रही हैं, तो वहाँ पर उसको वो जो है वो पार्किंग स्टैंड डिक्लेयर कर देते हैं और वहाँ पर अपना बंदा या प्राइवेट बंदा कोई जो है वो खड़ा हो जाता है और वो टिकटें देना शुरू कर देता है। उनका फोकस जो है वो इस तरफ नहीं होता कि शहरियों से फीसें कितनी वसूल की जा रही है, ओवर चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही। इनके जो इंस्पेक्टर हैं, माजरत के साथ मैंने तो कभी नहीं सुना, ना इनकी तरफ से कभी कोई प्रेस रिलीज आई कि ओवर चार्जिंग पे लाहौर पार्किंग कंपनी के इंस्पेक्टर्स ने कार्रवाई की। हालांकि ये डेली बेसिस पर होना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पर क्या हर घंटे में ओवर चार्जिंग जो है वो आपको नजर आ रही होती है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें सरकारी हॉस्पिटल्स के हवाले से, हाँ यहाँ पर मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि शहर में जहां भी पार्किंग हो रही है, चाहे वो किसी बिल्डिंग के अहाते में भी हो रही है या खाली प्लॉट पर भी हो रही है, तो उसकी जिम्मेदार जो है वो लाहौर पार्किंग कंपनी है। ये चीज हमें पहले समझनी चाहिए। ठीक हो गया। नॉर्मली कुछ प्लाजा मालकान प्लाजा इंतजामिया ये कहती है कि जी ये पार्किंग हमारी है, ये पार्किंग उनकी नहीं है, ये पार्किंग की, शहर में पार्किंग की जिम्मेदारी लाहौर पार्किंग कंपनी की है। लेकिन आपके जो प्राइवेट प्लाजाज, पहले अभी प्राइवेट प्लाजाज की, प्राइवेट सेक्टर की तरफ आ जाए, प्राइवेट प्लाजाज जो हैं वो जिस तरह आप बात कर रहे हैं 1 घंटे का 300-300 रुपया भी ले रहे हैं। गुलबर्ग में 1 घंटे की गाड़ी पार करने का 300 रुपया भी चार्ज हो रहा है। वो वेले के नाम पर होता है। हाँ। नहीं, वेले के नाम पे नहीं, आप गुलबर्ग में लाहौर सेंटर चले जाएं। अच्छा। आप जाएं यहाँ लाहौर सेंटर, गाड़ी लगाएं, आपको 300 रुपया पार्किंग फीस जो है वो पे करेगा। अगर आपने बेसमेंट में गाड़ी लगानी है, फ्रंट पे लगाएंगे तो वो फी घंटा वो 100 रुपया आपसे पार्किंग चार्ज करेगा। ये लाहौर पार्किंग कंपनी की नाकामी है। उसके बाद अब आप आ जाए सरकारी हॉस्पिटल की तरफ, पार्कों की तरफ, वहां पर ठीक है, मैंने माजरत के साथ मैं ऐसे कहूँ कि मुझे ये नहीं पता कि गाड़ियों से चार्ज कर रहे हैं कि नहीं,
रिसेंटली मैं गंगाराम हॉस्पिटल गया हूँ, वहाँ पर गाड़ियों से कोई फीस जो है वो चार्ज नहीं हो रही। हाँ, मोटरसाइकिलों से चार्ज जो है वो हो रही है, और वहाँ पर ओवर चार्जिंग जो है उसकी भी शिकायत जो है वो मैंने खुद देखी है। वहाँ पर लोग बहस कर रहे थे। जर्नल जना म्यू गंगाराम हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने बात की है बाइक्स की कि 10 रुपया फीस जो है वो मुकर्रर है लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से, और वसूल जो है वो 20 रुपया की जा रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, जर्नल में तो मेरे साथ खुद हो चुका है, इसलिए मैं इसलिए वाज़ेह तौर पर कह सकती हूँ कि वहां पर घंटे के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी पार्क करके जब जर्नल में लेगा जी आपको 1 घंटे से ऊपर हो रहा है तो इसका आपको लहदा पे करना पड़ेगा। शायद से प्रसाद देखें, जब आप किसी चीज़ को सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं ना, फिर हम बैठ के बात करें, कोई बैठ के बात करे, फिर गवर्नमेंट उसको बादियो नजर में उसको प्रोटेक्ट नहीं, तो फिर इतना सारा लाहौर पार्किंग कंपनी का बोर्ड भी लगा है। देखें ठीक है, वो मेंशन करके पैसे भी लगे हैं, सफेद आती है भाई। आपके किसी भी हॉस्पिटल की एंट्रेंस पे किसी तरह कोई भी चला जाए, उनको पार्किंग टिकट जो मिलेगा वो आपके महंगे दामों में मिलेगा। अच्छा, बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे लोग कर भी रहे थे, मैं शहरियों से ही कहूँगा अगर ऐसा हो रहा है तो वो उसको रिकॉर्ड करें, वो सोशल मीडिया में नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, गाड़ी में बैठ कर उससे पूछ लें। मेरे साथ उस बंदे ने इतनी बहस की, पर्ची पे कोई पैसे लिखे हैं मांगे कोई वो हाँ, तो पैसों को मिटा देते हैं वो किसी ना पानी से उससे बात कर ले। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, लिबर्टी में 50 रुपए 60 रुपए इन्होंने पार्किंग शुरू की थी, सोशल मीडिया पर ही ये लोगों ने ये वीडियोस डाली और वो आती रही, और उसके बाद अल्टीमेटली आज अगर आप लिबर्टी मार्केट जाएंगे तो आपको 30 रुपए का ही टिकट मिलेगा, 30 रुपए में ही गाड़ी पार्क आप कर सकेंगे। अब जो इन सेंटर्स की बात करें हम, ये प्राइवेट प्लाजा ये हम इस साइड पे आ जाते हैं भाई, इतने बड़े हॉस्पिटल आपका एक जे रोड पे है, मेयो हॉस्पिटल आपके शहर के अंदर है, जनरल हॉस्पिटल शहर के अंदर है। अगर इन हॉस्पिटल्स में आने वाले दूर दराज इलाकों से जो लोग हैं उनको आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो फिर क्या? बात यह है कि ठेका दिया, ठेके में आपकी कीमत मुतय्यन होगी कि 30 रुपए गाड़ी का है, 10 रुपए बाइक का है। ठेकेदार को पता है कि ये मैं जो ठेका उठा रहा हूँ मुझे इतनी कीमत वसूल करने के बाद मैं जो ठेका में पैसे लगाए मेरे वापस होंगे, मुझे प्रॉफिट भी आएगा। उसके बावजूद इजाफी कीमत वसूल कर रहे हैं, और आपके एमएस या आपके प्रिंसिपल हजरात या जो वहाँ के डॉक्टर्स डीएमएस जितनी सारी हायरार्की स्ट्रक्चर मौजूद है उनको नहीं पता कि 7 बिल्डिंग में वो बैठे हुए हैं और उनके नीचे जो केबल लगा हुआ उसमें क्या हो रहा है, सब पता होता है। ये सब उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आज अगर एक सोशल मीडिया या मीडिया पर्सन जाएगा, वो बना लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब खामोश हो जाएंगे। हमारे यहाँ सिर्फ यही बना हुआ है कि आपके इदारे जितने हैं, मुझे बजाएं वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे आप एडवांस में चलान करने का टारगेट दे देते हैं कि आपने इतने करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का चलान करके। ये कैसा मुल्क है कि आप पहले टारगेट दे रहे हैं? इसका क्या मतलब है कि शहरिया ने 1.5 अरब की वायलेशन करनी है, करनी है, आपने ये इकट्ठे करने हैं। बात करने का मकसद ये है कि ये जब ये इदारे आपने इनकम के लिए बना लेने हैं कि हमने पैसा ही इकट्ठा करना है, तो फिर इन सब चीज़ों जून में रहा। अब आपको वार्डन्स क्यों नहीं उस तरह नजर आते? जून में तो बड़ी सख्ती थी, जून में तो आपके सेफ सिटीज वाले भी बड़ी कॉल्स करते थे। अब वो कहाँ पे नजर आते हैं? जो स्पेशल स्क्वाड बनवाए थे वो काम। इसलिए ये इन तमाम इदारों को खुली लूटमार रुकेगी किस तरह? मतलब रियासत के सामने कौन खड़ा हो सकता है? रियासत के सामने इतने बड़े बड़े एहतजाज, रियासत ने तजावजात खत्म करवानी थी, करवाई, रोटी सरकारी निरखों पर बिकवानी थी, बिकवाई, ये कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप मॉनिटरिंग बहुत अच्छी करें, अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस रखें तो मुमकिन है। बाकी रह की ओवर चार्जिंग तो ये अस्पतालों तक महदूद नहीं है। आप शहर की बड़ी मार्केटों में चले जाएं, ओवर चार्जिंग, क्रीम ब्लॉक चले जाएं, कहीं भी मार्टाउन लिंक रोड पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं आप। और ये कोई एक आधे दिन की बात नहीं, ये रोजाना की प्रैक्टिस है, कोई छुप के नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आती, जहाँ कहीं पे पार्किंग का तुक भी नहीं ना बनता, मुख्तलिफ ब्रांड्स के सामने, वहां पर इतनी सी जगह और वहां पर पर्ची लेकर आप यकीन जाने, मैं आपको ये कह रहा हूँ, चूंकि मैंने लाहौर पार्किंग कंपनी जो है ना, एक दौर था उसमें मैंने ये की थी, तो वहाँ पर बाकायदा मैं इजलास में बैठा और कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन मैं चूंकि अच्छी सलाम दुआ होती है अफसरान के साथ, बीट रिपोर्टर हम होते हैं, बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर ये डिसीजन लिया जा रहा था कि भाई आपने जहाँ देखना है ना, एक इनकी तादाद है कि डेली बेसिस पर अगर 6 से 7 गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं और बाइक्स की तादाद जो है 15 से ज़ायद है, तो आपने वहां पर टिकटिंग शुरू कर देनी है डेली बेस पे। वो चाहे शहर का कोई कोना है, कोई रोड है, कोई गली है, कोई मोहल्ला है, वहां पे करनी है, और होता ऐसे ही है।
उसके बाद जब वहां पर टिकटिंग शुरू हो जाती है उसके बाद उसको ऐड किया जाता है सिस्टम में। पहले टिकटें शुरू की जाती हैं वहां पर देनी, उसके बाद महीने बाद उसको ऐड किया जाता है अपने उसमें, ये सिस्टम में ले आते हैं कि जी ये साइट भी हमारी है। तो बात ये नहीं है आप करें भाई, पूरी दुनिया में ये है, पूरी दुनिया में पार्किंग टिकट चलती है। अच्छा, हमारे कहने का मकसद ये है पोश इलाकों में आपको सब्जियां महंगी मिलेंगी, पोश इलाकों में पार्किंग की फीस ज्यादा है। मतलब सीरियसली आपको अगर पोश इलाकों में आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, किसी फार्मेसी पे जा रहे हैं, उसके बाहर आपको रेट अलग से ही मिलेगा पार्किंग का। यही मैं बात ये करने लगा। देखें शहरियों को इससे मसला नहीं है कि पार्किंग कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, शहरियों का असल मसला ओवर चार्जिंग से है और ये इन इदारों की ही नाकामी है, नाअहलिया। अब आप ये देखें कि इसको, मैं जैसे शायद सिप्रा साहब बात कर रहे थे और मैंने इंटरप्ट किया और मैंने ये कहा कि ये तो सफेद हाथी है, ये जब से ये कंपनी बनी है ये खसारे में जा रही है, पता नहीं गवर्नमेंट जो है वो क्यों इसको इतना पाल रही है। तो खसारे हलाल तरीके से अगर ये काम करे ना तो यकीन जाने इनकी जो फीस है या इनका जो रेवेन्यू है वो उसमें होशरबा इजाफा हो। अभी इन्होंने रिसेंटली ये बरकत मार्केट में टिकटिंग जो है वो शुरू की है। आप यकीन जाने लाहौर पार्किंग कंपनी खुद हैरान हो गई है कि इनका साल का जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना उसका 40% सिर्फ उस साइड से इकट्ठा हो गया। तो अंदाजा करें वहां पर इन्होंने बकायदा पोल लगा के बंद कर दिया है कि वहां पर आप टिकट लिए बगैर बरकत मार्केट में आप शायद सिप्रा साहब एंटर नहीं हो सकते। अब मैं तो जाना ही छोड़ दिया, उन्होंने दोनों साइड्स पे लगा दिया हुआ है। देखिए वो एक ऐसी मार्केट है जिससे हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। आज से को 20-22 साल पीछे चले जाएं तो हॉस्टल से निकल के वहाँ पे जाना, रात का खाने पीने की एक बड़ी फूड स्ट्रीट, वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के लोगों का बड़ा आना जाना, वो बिल्कुल पास है। बाकी अतराफ में कॉलेजेस अब तो प्राइवेट भी बन गए हैं। तो मैं, अच्छा मुझे याद है एक वक्त था कि इस मार्केट के ट्रेडर्स ने कहा कि हमने पार्किंग फ़ी नहीं लगानी और इससे बड़ा रजिस्ट भी किया, लेकिन अल्टीमेटली लगा। अब क्या है कि वहाँ पे फूड चेन भी है, ये टिकट लगने के बाद आपकी फूड चेन आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा फ्लॉप हो जाएगी। वो आबाद भी फूड चेन की वजह से हुई है। अदरवाइज मुझे बताएं उस मार्केट में और क्या है, कुछ भी नहीं। जूस कॉर्नर्स है, यानी आप कह रहे हैं कि बार बार अगर वहाँ पर आपको पैसे दे के जाने पड़ेंगे पार्किंग के बाद में, तो बाकी कौन जाएगा। बहुत सारे चले अगर सरकारी नहीं हो तो बंदा फिर भी पे कर देता है। शायद सिप्रा साहब फैमिली के साथ अगर बंदा गया 30 रुपए दे देता है, 100 रुपया तो नहीं दे सकता ना, वो भी घंटे के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अगली खबर डिस्कस करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। टैक्स दहिंदगान के लिए पासवर्ड पॉलिसी पर नजरसानी का फैसला किया गया है। टैक्स दहिंदगान का पासवर्ड 60 दिन बाद तब्दील करने पर गौर किया जाएगा। शाहिद सिप्रा साहब देखें, पहले ढूंढ तो लेना टैक्स देना किसने है, पहले उनको आइडेंटिफाई तो करें, पहले उनसे आप कानूनी तौर पे कुछ और फाइट तो कर लें, पहले उनसे देख तो लें। लोगों को लाने के लिए ये क्या कोई कारोबार कर रहा है, किसी की इंडस्ट्री है, कोई सनत है, कोई कमर्शियल काम कर रहा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, वो कोई घर में बैठ के किसी बंद कमरे में तो नहीं कर रहा, वो तो ओपन कर रहा है। अब तो आप उनको पकड़े, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप उनसे पकड़े। ये पासपोर्ट क्या, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया, ये आखिरी, ये तो आखिरी हल होता है भाई। ये तो आप किसी को मुजरिम डिक्लेयर करने के बाद आपको अगर कोई इंतहाई मोस्ट वांटेड अगर किसी को कर लें तो उसके बाद इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं। आप इन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो आप लोग साइबर सिक्योरिटी को नहीं, साइबर सिक्योरिटी कहाँ पे इन्वॉल्व होगी टैक्स में। जो लोग आपकी इकोनॉमी को चला रहे हैं, जो आपकी मईशत को मजबूत कर रहे हैं, अगर वो टैक्स चोरी में मुलविस हैं तो आप उनको पकड़ें, डायलॉग्स करें उनसे। बिल्कुल ऐसे वो छुप के थोड़ी कर रहे हैं। इस तरह के एक्सट्रीम के जो होते हैं, मैं आपको बताऊं फैसले, ये नुकसानदेह। मुझे बताएं ये सनतकार जो हैं, आप उसका क्या ख्याल है कि किसी का पासपोर्ट या उसको रद्द बदल करने या कौमी शनाख्ती कार्ड पे चले जाएंगे, अगर इस तरह के कोई डिसीजन होते हैं, ये पासवर्ड तब्दील करने नहीं क्यों करें तब्दील, तो बाहर नहीं जाएगा तो क्यों नहीं बनता। आप उसको ब्लैक लिस्ट में डालें ना, आपके पास कानून है, आप उसको स्टॉप लिस्ट में डाल दें, यानी आप कह रहे हैं चेक लिस्ट में डाल दें आपको। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जिससे आपने टैक्स लेना है, इन्हीं लोगों ने देना है तो आपके मुल्क बनने हैं, इन्हीं लोगों ने देना है तो आपकी शाहराएं बनने हैं, इन्हीं लोगों ने पैसा देना है तो ये जो रोज खुदाई और ये जो काम हो रहे हैं इन्हीं लोगों के पैसों से हो रहा है। बहुत महदूद लोग दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि उनको पकड़ना किसका काम है, अगर महदूद लोग हैं तो ज्यादा लोग। मैं एक सिंपल क्वेश्चन है कि आपका जो अरबों करोड़ों का जो लोग कह रहे हैं कि चोरी हो रही है, कारोबार जो करोड़ों अरबों का हो रहा है, वो शहर में कहीं ढका छुपा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। पूरे मुल्क में कहीं ढका छुपा हो रहा है? ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या वो हुंडी के जरिए हो रही हैं? सवाल ही नहीं है। कभी नहीं। सनतकार जो है
वो हाँ ये हो सकता है कि मुझे आटा बनाना, मैंने कोई मिल लगा रखी है या कुछ इस तरह की बना रखी है, तो मैं वो ना चलाऊं और मैं कहूं कि मैं बिजली के बिल को देख के जो है उसकी बुनियाद पर आप असेसमेंट कर लें कि मैंने कितनी, ये इस तरह की 2 नंबरियां मौजूद होती हैं। तो रास्ते कौन बताता है? रास्ते इनको सबको पता है। नहीं, अपनी आपका क्या ख्याल है कि जो बिजनेसमैन है उनको नहीं पता, कमला सियाना? नहीं, ये बात नहीं है, मैं बीच में कह रही हूँ ये FBI के अपने कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग रास्ते बता देते हैं। मुझे बताएं, अब इमरान यूनुस के फिर उस साइड पे चला गया, माजी में आपके जो चेयरमैन FBI लाए गए उन्होंने और आपके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था कि हम इन सब को टैक्स नेटवर्क में लाएंगे। अल्टीमेटली चेयरमैन FBI को जाना पड़ा। बिल्कुल ऐसे। क्यों जाना पड़ा? बहुत बड़ी मगरमच्छ है। बात पता है किस तरह? बड़ा मजबूत आदमी आप लाए थे, बड़ा ढूंढ के लाए थे, हमारे यहाँ उनको जाना पड़ा। तो वो नहीं ठहर सका। फिर यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर तो आपका क्या ख्याल है, आप पासपोर्ट बदल लेंगे? देखिए मसाइल पता क्या, मैं बेसिक चीजें बताता हूँ। अगर मैं शुरू करें ना, हम यहाँ पर कहते हैं कि जी जब किसी को ये कहा जाता है ना कि जी तुम जो है वो FBI में रजिस्टर हो जाओ या अब टैक्स नेटवर्क में आ जाओ, तो लोग परेशान हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अगर ये टैक्सेशन का सारा मामला आप ट्रैफिक पुलिस को या ट्रैफिक वार्डन्स को दे देना तो वो बेहतर तरीके से चला लें। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ आपको। जब लोगों में हेलमेट की पाबंदी इम्प्लीमेंटेशन करवानी थी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर गली मोहल्ले में अपने कैंप्स लगाए, लोगों को आगाही फराहम की, यूनिवर्सिटीज़ में गए, तालीमी इदारों के साथ साथ हॉस्पिटल में गए, हर जगह हमें कैंप नज़र आ रहे थे। ठीक है, अब लोगों को यकीन जाने, लोगों को वाकई नहीं पता कि वो कैसे टैक्स नेट में आए। इसके लिए क्या करना चाहिए, लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि भाई 900 कुछ रुपए फीस है, ठीक है, और उसके आपको फायदे कितने मिलेंगे। सही, ठीक है। उसके बाद आप ये आ जाए, जब इस लोगों को आप आसानी फराहम करें कि लोगों को बताएं, हर यूनियन काउंसिल में लोगों को रजिस्ट्रेशन के टैक्स नेट में लाने के लिए आप कैंपिंग करें, लोग आएंगे, खुद आएंगे। ठीक है, लोग तो चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या कह दिया कि जी जो नॉन फाइलर है वो ये नहीं कर सकता, सिम नहीं ले सकता, पासपोर्ट नहीं करवा सकता, बैंक अकाउंट नहीं बनवा सकता। ठीक है, चलें, ये भी आपने कर दिया। अब आप इस तरफ आ जाएं कि जो टैक्स नाहिंदगान है, जो आपको टैक्स नहीं देते, ओ भाई आपके पास कौन सी ऐसी पावर नहीं है जो आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। शायद सिपरा वाली बात अगर आप ब्लैक लिस्ट में डाल दें तो फिर तो ये भाग भाग के कहेंगे भाई हमसे टैक्स ले लो, आपकी मेहरबानी, जितना लेना है ले लो। आप उनके ID कार्ड भी ब्लॉक कर सकते हैं, आप उनकी सिम्स भी ब्लॉक कर सकते हैं। क्यों नहीं करते आप? गरीब बंदे का ही करते हैं। बजट आप उनके बैंक अकाउंट जो है वो मुंजमद कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है, जो बात यहाँ पर ये हो रही थी कि टैक्स से ये बचते कैसे हैं। ठीक है, आप सही बताती हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर से उनको जो है वो टिप्स मिल जाती हैं कि भाई आप इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। मुझे ये बताएं, कुछ लोग ऐसे भी तो है ना कि अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो जितना बनता है उतना नहीं कर रहे हैं। यही बात मैं आपको बताने लगा वहां पर फिर उनके ये वकील जो असिस्ट कर रहे होते हैं, उनका रोल होता है कि आप किस तरह से बाकी चीजों को छुपा सकते हैं, कितनी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, कितना टैक्स आप बचा अपना सकते हैं। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता हूँ। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका टैक्स जो है वो अरबों रुपए में बनता है, अरबों रुपए में बनता है। कंपनी की बात कर रहा हूँ। और ये कंपनीज करती क्या है कि इन्होंने महाना पे मुख्तलिफ कंपनीज रखी होती हैं जो इनका टैक्स बचाती हैं कि क्या क्या रास्ते आपको बताने हैं, और उसके बाद आप इस तरह इन तरीकों से बच सकते हैं। चलें ठीक है, ये तो वो हो गया ना कि वो अपनी हर चीज़ जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर आप यकीन जाने कुछ ऐसी फैक्ट्री मालकान भी हैं जिनका टैक्स जो है वो मेरे ख्याल से सिर्फ हजारों या लाखों में जाता है। जुल्म तो आम बंदे परेशान हो जाता है कि जिस पे बस वो चलता बेचारा है कुछ और वो नहीं कर बेचारा सकता, टैक्स उसने देता देना चला जा रहा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी सहूलत है जी, सहूलत बाजार का मंसूबा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। 40 तहसीलों में बाजार के लिए जगह का इंतखाब हो गया है, सहूलत मिलेगी भी या नहीं इमरान भाई? देखें जी, बिल्कुल हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि सहूलत बाज़ार जो है लाहौर में तो नो डाउट लाहौर में उसकी अफादियत जो है वो नज़र भी आ रही है, लेकिन अभी भी लाहौर में वो मज़ीद 15 पॉइंट से जहाँ पर वो लगना था लेकिन वो नहीं लग सका था। अच्छा, चूँकि जो पॉजिटिव चीज़ है इस हवाले से कि लोगों को सहूलत मिल रही है, एक तो आपकी इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म हुई, तजावज़ात आपकी ख़त्म हुई, लोग जो है फिर आपके इन बाज़ारों की खूबसूरती बनी। ठीक है, सिमेट्री में आ गए ना, सिमेट्री में आ गए लोग जो हैं वो बिल्कुल बहुत हद तक बेहतरी आई कि लोग जो हैं वो सड़कों पे अब उस तरह रेडिये लेके नज़र नहीं आते जैसे आपको हर गली चौराहे रोड पे नज़र आ रहे होते थे। ठीक है, हादसात का भी बायस बनता था और इसके बाद ट्रैफिक रश और इसके साथ फिर तजावज़ात भी थी। चलें, वो चीज़ तो ख़त्म हो गई।
अब बहुत अच्छा ज़रूरत थी कि जो बाकी अजला हैं, जो बाकी जगह हैं, वहाँ पर भी इन चीज़ों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाना चाहिए। हालांकि वहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पर ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन जितनी ट्रैफिक लाहौर में है उतनी उन एरियाज़ में नहीं है जो ये आइडेंटिफाई जगह जो है वो की गई हैं। लेकिन चलें, अच्छी बात है कि लोगों को उनकी दहलीज पर घर के करीब जो है वो ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अब एक टाउन में हम बात करें, लाहौर में एक टाउन है तो उसमें आपको 4-5 ऐसे पॉइंट है जहाँ पर आपको ऐसे बाज़ार जो है वो मिल जाते हैं। तो ये फ़ायदेमंद हैं। तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट जो अवामी फ़लाह के प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहने चाहिए, बल्कि उसका दायरा कार जो है वो पूरे पंजाब में फैलना चाहिए। तो मेरी ये राय है। शायद से देखें, वो ठीक है बात कि तजावुज़ात का खात्मा हुआ, खूबसूरती में इजाफा हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को तस्वीर पे एतराज़ भी रहा, लेकिन चलें, कोई नहीं, गुजर गया, वक्त गुजर गया। लेकिन बात यह है कि उस छत तले मकसद क्या है कि उस छत तले हमें मयारी और कम कीमत चीज़ें मिले, तो फिर यह सहूलत की तारीफ मुकम्मल होती है, तस्वीर के साथ मुकम्मल नहीं होती। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो उस तरह की, ये तो मैंने आपको इससे पहले भी चीजें लेनी है तो वो तो फिर आप अपनी करीबी मार्केट कहीं भी जा सकते हैं, जो आपके इलाके का बाजार, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आपके जनरल स्टोर के साथ भी उन्होंने सब्जी की दुकान लगाई है कि आप अपने घर से निकले 2 कदम आगे के और अपने घर के करीब। बेसिकली जाने का मकसद क्या होता है, लोग वीकली क्यों जाते हैं कि आपको एक तो फ्रेश सब्जी मिल जाएगी, फिर एक हफ्ते के लिए जो हमारी मुझे ये बता दें, जो सहूलत नाम रखा गया वो सहूलत मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? अभी तो मौसमी सब्जी आ रही है, आपने ईद एंजॉय नहीं की, आपने प्याज टमाटर सब सब्जियां कभी लिया है ओवरऑल सब सब्जियों की मैंने तो आपको इससे पहले कहा था कोई नहीं बदल सर, ये कोई पहली ईद किस्मत वाली गुजरी है फिर तो फिर मेरी सुनी ना बात, आपने नहीं गुजरी ना इसी तरह गुजरी है ना, थोड़ी मान ली करो, मान ली। अब सहूलत बाजार आहिस्ता आहिस्ता लगेंगे, लोगों को सहूलत मिलेगी, ठीक है। आज अगर फल की कीमत नीचे है ना, बिल्कुल उस तरह नहीं है जो हम 400-500 रुपए सुनते थे। फालसा आया 700-800 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद आज वो भी आपके सामने, बल्कि इस फालसा तो उस तरह आया ही नहीं, मुझे तो नजर ही नहीं आया जिस तरह आता था शहर में, उस तरह आया ही नहीं है। तो इसलिए अब आम आ रहा हुआ है, खाएं, मेरे ख्याल में उसकी कीमत बढ़ी है, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लेकिन उनकी कीमत 200-250 में अभी भी मिल रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में सहूलत का लफ्ज अगर उसको अमली तौर पर सहूलत की तरफ तो ले जाएं तो वो फिर वही बनती है कि आप मयारी बाकी ये सहूलत जो आपने दिखाई है ये देखने में ज्यादा अच्छी लग रही है। क्वालिटी की बात हो रही है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, आप हैरान रह जाएंगी ये सुन के कि जिन लोगों को रेडियां खत्म करके ये मॉडल रेडीज दी गई थी सहूलत बाजार में लगाने के लिए, सहूलत बाजार नाम दिया गया था, उस रेडी को देने के SOPs में पता है एक चीज शामिल थी, आप हैरान रह जाएंगी। वो क्या थी कि जब ये लोग वहां पर कोई फल लगाएंगे, वहां पर ये लोग फल लगाएंगे तो वहां पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो डेली आकर उसकी क्वालिटी और कीमत चेक करेगा। चले, वो नहीं हो रहा, वो पूरे शहर में नहीं पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम खुसूसी तौर पर बात करने वाले हैं शालामार अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के हवाले से। सो यहाँ पर मरीजों का इलाज मुआलजा कैसे किया जा रहा है, वो तमाम सहूलियात जो एक जदीद अस्पताल में होने वाली हैं होती हैं जी, वहाँ पर ये मौजूद हैं, यानी बैनुल-अक़वामी सतह की जिन्हें हम सहूलियात कहते हैं। साथ ही साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे कि कॉलेज में किस मैयार की तालीम दी जा रही है। प्रिंसिपल शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मोहम्मद जाहिद बशीर साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आ जाते कॉलेज की तरफ। सो कब से आपने कॉलेज बनाया, चल रहा है, मकसद क्या था और किस तरह से स्टूडेंट को यहाँ पर जदीद तालीम दी जा रही है? मेडिकल कॉलेज जी 2009 में स्टार्ट हुआ और इसका बेसिक मकसद ये था कि जो हॉस्पिटल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उसको फर्दर किया जाए। सिर्फ नॉलेज क्रिएशन करनी है, नॉलेज इम्पार्ट करना है और उसके साथ नॉलेज क्रिएशन करनी है। एक तो वो है कि जहाँ पे हम तालीम दे रहे हैं बट हम नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं थ्रू रिसर्च, और इसके लिए हम बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे रिसर्च पे इतना एम्फेसिस है जी। हमारी बेसिक साइंस रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च दोनों अलग डिपार्टमेंट्स हैं और वो वर्ल्ड क्लास रिसर्च कर रहे हैं, ना सिर्फ पेपर्स के सूरत में बल्कि ग्रांट्स के लिए भी। और फिर हमारा बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशंस हैं, जॉन्स हॉपकिंस के साथ, बर्जन यूनिवर्सिटी के साथ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ, जहाँ पे हमारी फैकल्टी जाती है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए
एंड देन दे कम बैक, और वो हमें फिर जॉन्स हॉपकिंस से भी टीम्स आती हैं और वो आके हमें गाइड करती हैं कि जी बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में क्या हैं, और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने। सर, 7 कॉलेज के आपका अस्पताल होना स्टूडेंट्स के लिए कितनी बड़ी फैसिलिटी है, कितना फ़ायदा उन्हें होता है? मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है जी, बिकॉज जो ट्रेनिंग ग्राउंड अगर नहीं मिलती तो मेडिकल कॉलेज का कोई वजूद का कोई वजह नहीं बनती। हम इस लिहाज से लकी हैं कि जी हमारा अस्पताल पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तकरीबन 50 साल हो गए अस्पताल को, और इसलिए उसके जो प्रोसेसेस हैं वो बड़े वेल एस्टेब्लिश थे टू गेट द स्टूडेंट्स इनटू द ट्रेनिंग प्रोग्राम। और हमारा हॉस्पिटल जी हाउस जॉब के लिए मेडिकल कॉलेज बनने से पहले से रिकग्नाइज्ड है, FCPS के लिए रिकग्नाइज था 1994 से। सो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी ऑलरेडी हो रही थी, मेडिकल कॉलेज बनने से उसको नेचुरली सप्लीमेंट हुआ है, चीज़ें और बेहतर हो गई हैं, नए डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। सो इस वक्त वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि ना सिर्फ अंडर ग्रेजुएट बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए भी स्टूडेंट्स जो हैं वो। दैट्स रियली ग्रेट। तो मुझे ये बता दीजिएगा, वो जो हम कहते हैं जी जदीद मयार की तालीम, क्योंकि अब वक्त के तकाजे अगर हम देखें ना बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, और अगर हम स्पेसिफिकली डेंटल के शोबे की बात करें तो यहाँ पर तो जिद्दत और फिर ये सेंसिटिविटी के भी लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो एक अहम शोबा समझा जाता है। सो जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही है जी। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, और लकीली हमारा इंस्टीट्यूशन जो है इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में बहुत सारे लोग हैं जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ के भी बोर्ड में हैं। सो जिस तरह लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ इस वक्त दुनिया का एक बेहतरीन इदारा समझा जाता है, तो वही चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं शालामार मेडिकल कॉलेज में भी। और हम हमेशा से फॉरवर्ड लुकिंग रहे हैं। सो हम जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं कि जिस तरह हो रहा है सिर्फ उसको फॉलो नहीं करते, बट हमने हमेशा से एक स्टेप आगे लेके चला, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने इंट्रोड्यूस की अब वो बाकी इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको अपना रहे हैं। एक आध चीज़ मैं उसमें बता देता हूँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ख्याल था कि जी अब जो जदीद तकाज़े हैं और जो कि दुनिया में हो रहा है वो ये है कि जी आप सिर्फ कन्फाइन नहीं करते स्टूडेंट्स को टू जस्ट मेडिसिन, बिकॉज दुनिया अब जिस तरह बदल रही है उसमें एक डॉक्टर का और शोबों के मुतल्लिक इल्म होना, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इल्म होना, नैनो टेक्नोलॉजी का इल्म होना, वो बड़ा ज़रूरी है। एंड दैट इज़ हाउ एक वेल राउंडेड डॉक्टर जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसके लिए ना सिर्फ ये कि जी हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं जो कि हमारे बच्चों को ट्रेन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने एक पूरा कोर्स रन किया जिसमें हमारे स्टूडेंट्स हुए। एक और जो हमने प्रोग्राम शुरू किया कि अपने बच्चों को हम ऑप्शन देते हैं कि वो 1 साल के लिए लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ में वक्त गुजारें। अच्छा। और उसमें फिर वो एक कोर सब्जेक्ट्स होते हैं और फिर बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। सो वो हेल्थ इकनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, वो फ़िलासफ़ी पढ़ सकते हैं, वो नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, वो कंप्यूटर साइंसेस पढ़ सकते हैं, इकनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। सो इससे वो जो बिकॉज़ अब डॉक्टर ने सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना, उसने कल को एंटरप्रेन्योर भी बनना है, उसने लीडरशिप भी उसमें होनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया और बड़ा अल्लाह का शुक्र है जी, इट्स वेरी सक्सेसफुल। एंड बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें इंटरेस्टेड हैं उस प्रोग्राम में और उधर जा रहे हैं, एंड व्हेन दे कम बैक तो बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी फाउंडेशंस बन जाती हैं उससे। कुछ अस्पताल के बारे में मैं पूछना चाहूँगी, कितने बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल है, कब से चल रहा है, और क्या वो जदीद सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं जो एक हम कहते हैं कि जी बैनुल-अक़वामी सतह के अस्पताल में होनी चाहिए? जी बिल्कुल। अस्पताल जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, 1974 से बना हुआ है। 500 बेड का अस्पताल है, हम तकरीबन 7 लाख मरीज़ देखते हैं पर एनम, और इसमें तकरीबन हमारे सारे शोबाजात जो हैं ना सिर्फ अंडर ग्रेजुएट बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए भी रिकग्नाइज्ड हैं। सो सर्जरी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया, ENT, आई, गायनेकोलॉजी सब रिकग्नाइज्ड है। इसके अलावा मैं एक और अर्ज़ कर दूं कि जी अभी रिसेंटली जो रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट है उन्होंने हमें विज़िट किया और उन्होंने हमारे कॉलेज को रिकग्नाइज़ किया है और हॉस्पिटल को एज अ सेंटर जहाँ पे वो इम्तिहान लिया करेंगे। सो जो पाकिस्तानी पहले अबू धाबी जाते थे या इंग्लैंड जाते थे इम्तिहान के लिए, वो अब यहीं पे इम्तिहान दे सकेंगे। इसी तरह रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने भी विज़िट किया है और इंशाल्लाह वो भी हमें जल्दी उसका भी इम्तिहान यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जहाँ तक आपने बताया कि जी आलमी मयार की जो सहूलियात हैं, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो ट्रेंड हैं पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, USA से। सो वो जब वापस आते हैं तो वो वही स्किल सेट लेके आते हैं।
और ना सिर्फ लेके आते हैं बल्कि उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे कंटिन्यूसली हम काम करते रहते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सर मैं आपसे जानना ही चाहूँगी, अस्पताल में जदीद सहूलियात तो मौजूद हैं लेकिन इलाज मुआलजा बड़ा इस टाइम हमारा, अगर हम सरकारी हॉस्पिटल को कंपैरिजन करें ना तो एक लंबी क्यू होती है। सो यहाँ पर इलाज मुआलजा क्या फ्री किया जाता है और क्या वो लंबी लाइनों का इंतज़ार भी करना पड़ता है? इलाज मुआवजा जी 80% मरीज़ हमारे जो हैं वो सब्सिडाइज्ड हैं, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे कम पे करते हैं। ठीक है। ये ओपीडी में भी है, टेस्ट में भी है और इन पेशेंट्स में अगर उन्होंने एडमिट होना हो तो तब भी 80% मरीज़ ऐसे होते हैं। जहाँ तक आपने बात की लंबी क्यूज़ की, तो दो तरह के मरीज़ आते हैं जी। एक तो वो जो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, उनमें तो क्यू नहीं होती। हमारी कोशिश होती है कि जब जो अपॉइंटमेंट टाइम है विद इन 15 मिनट्स उनको देख लिया जाए। जो लोग वॉक इन पेशेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, उनको कई दफ़ा इंतज़ार करना पड़ता है बिकॉज जो अपॉइंटमेंट लेके आए हैं नेचुरली उनकी प्रायोरिटी पहले आ जाती है एंड फिर इनकी बारी आती है बीच में। अगर सही और इसके साथ साथ ये भी बता दें, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर सर्जरी है, कोई ऑपरेशन है, तो इसके लिए जो है खासा इंतज़ार करना पड़ता है। सो अगर किसी को इमरजेंसी में ऑपरेशन वगैरह कराना है तो उसके लिए तमाम सहूलियात और फौरी तौर पर क्या उसको पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है? जी, वो तो एडमिट कर लिया जाता है एंड अगर कंडीशन ऐसी हो कि फौरी सर्जरी करनी है तो वो शाम के टाइम या रात के टाइम भी सर्जरी कर दी जाती है। और हमारे पास हर किस्म के सर्जन्स अवेलेबल हैं। वेस्कुलर सर्जरी फॉर एग्जांपल एक ऐसी सर्जरी है जो लाहौर में एक आदि सेंटर और है जो कर रहा है। सो वो भी हमारे पास पूरी टीम है वेस्कुलर सर्जरी की, कार्डियक सर्जरी की हमारे पास टीम है। सो तकरीबन सारी सर्जिकल स्पेशलिटीज़ और मेडिकल स्पेशलिटीज़ जो हैं वो इस वक्त शालामार मेडिकल कॉलेज और शालामार हॉस्पिटल में मौजूद है। सही। अस्पताल के दीगर मामलात अगर मैं देखूँ ना, क्योंकि हम कहते हैं कि जी सफाई का निज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, मरीज़ों को सहूलियात तमाम बेड्स टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए। फिर इस साथ क्योंकि हम देखते हैं कि जो लवाहिकीन आए होते हैं उनके लिए इंतज़ाम बेहतर नहीं होते, तो ओवरऑल कैसे इंतज़ाम को देखते हैं आप? मेरा ख्याल में जी शालामार अस्पताल जो है हमेशा से लाहौर के सबसे साफ़ अस्पतालों में गिना जाता रहा है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये पिछले 50 साल से इट हैज़ बिन कंसिडर्ड एज अ वेरी क्लीन हॉस्पिटल। और अक्सर लोग कहते हैं कि जी इसमें दाखिल होकर तो ऐसे लगता नहीं है कि अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। सो उस पर तो हम बड़े तवज्जो देते हैं कि जी वो सारी चीज़ें, एक एम्बियंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मरीज़ को ये फिर महसूस ना हो कि वो कोई ऐसी जगह आ गया जहाँ पे वो अनकम्फर्टेबल फील करे। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे रूम्स में जो उसकी आउटडोर हमने सेंट्रल एरियाज़ जो हैं उसमें प्लांटेशन वगैरह की हुई है, तो आप खिड़की खोलें तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी बिल्कुल ऐसे ही। हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स का भी जदीद, आपको पता है ना कि बहुत ज़रूरी होता है कि जितनी पूरी दुनिया में रिसर्च भी साथ साथ चल रही है, सो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम की जाती है? जी, हमारा जो एनुअल प्लान होता है डॉक्टर्स का उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जी आप अगले साल में क्या ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो एक तो डॉक्टर खुद बताता है कि जी मैं ये ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और फिर उसके डिपार्टमेंटल हेड जो हैं वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि जी किस एरिया में उस डिपार्टमेंट को ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि जी हमारे जॉन्स हॉपकिंस के साथ भी एक MOU है, फिर कैम्ब्रिज के साथ है, बर्जन यूनिवर्सिटी के साथ है। तो वहाँ पे हम डॉक्टर्स को रेगुलरली भेजते रहते हैं, जो वहाँ पे एडवांस्ड स्किल्स हैं उनको सीखते रहते हैं। और मेडिसिन जिस तरह आपने फरमाया कि जी बड़ी रैपिडली इवॉल्विंग चीज़ है, तो उसमें तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जी लोग अप टू डेट रहें। इसके अलावा जी हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, पिछले 10 साल से हम कर रहे हैं, जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं और पाकिस्तान के हर तकरीबन इलाके से लोग आते हैं जो अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अलावा हमारी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स होती रहती हैं। सो हम पाकिस्तान के अंदर से बाहर से लोगों को बुलाते हैं जो कि हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और इवन जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और कंसल्टेंट्स हैं उनको ट्रेन करते हैं कि नई स्किल्स क्या अवेलेबल हैं और उस पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। इन सब जगह पे सर्जिकल साइट पे और मेडिकल में जो प्रोसीजरल स्किल्स हैं उनके ऊपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाई जाती है। शालिनी जी, दैट्स रियली ग्रेट। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं? फ्यूचर प्लान्स में जी बेसिक जो हमारा मकसद है वो ये है कि जी ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ मज़ीद डॉक्टर्स या नर्सेज या अलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशनल्स ना पैदा कर दे, बल्कि ये डॉक्टर्स और नर्सेज और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स वो होने चाहिए जो एक डिफरेंस क्रिएट करें हमारी सोसाइटी में।
आगे हमारे प्लान्स हैं इसको फर्दर रिफ़ाइन करने के, एक्सपेंड करने के और एक्सीलेंस की तरफ जाने के। हमारे जो बोर्ड है और जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका बेसिक इस वक्त जो ट्रस्ट है वो ये कि एक्सीलेंस क्रिएट करें और हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाके भी लोगों को महसूस करवाएं कि जी एक अच्छे इदारे से हैं। एंड मुझे बड़ी खुशी से बताना पड़ता है जी, हमारे ग्रेजुएट्स इस वक्त अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं और जहाँ से भी हमें फ़ीडबैक मिलता है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा फ़ीडबैक मिलता है कि जी अच्छे ट्रेंड हैं ये बच्चे। सर एक और मेरा क्वेश्चन है, क्या वजह है कि हमारे यहाँ से जितने भी लोग पढ़ लिख जाते हैं, सीखते हैं, खुसूसी अगर डॉक्टर्स की बात करें, बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं हम? दो बातें जी, एक तो हमारा हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर बहुत कम है तो यहाँ पे उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जी अर्ली स्टेज में, अपने कैरियर के अर्ली स्टेज में जब आप कंसल्टेंट बन जाते हैं तो फिर तो इकोनॉमिक्स ठीक हो जाती है, बट अर्ली स्टेज में जो है ना इकोनॉमी एक डॉक्टर की अच्छी नहीं होती। सो जो उसको पे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, वो उसकी जो आजकल के नए बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी नहीं होती। सर ख्वाहिशात तो बात की बात, आई थिंक ज़रूरियात भी नहीं हो सकती ना पूरी फिर जी, वो आई थिंक दैट इज़ द चैलेंज। और मेरा ख्याल है यही एक वजह है कि अब बहुत सारे लड़के जो हैं वो एडॉप्ट नहीं कर रहे मेडिसिन में। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बच्चियां ज़्यादा आ रही हैं। जी बिल्कुल, बिकॉज अब आप कंपेयर करें ना लाहौर पाकिस्तान से अमेरिका को, तो वहाँ पे कोई 50 गुना ज़्यादा पे होते हैं आप। बिल्कुल, सो यही वजूहात हैं जी। हाँ, सो वो ब्रेन ड्रेन होगा अनलेस आप हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें और इनको ये सर रिटेन वक्त की अहम ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। वापस एक ब्रेक के बाद आएंगे। स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे जी। आज 30 जून है, सोशल मीडिया का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अब मुझे लगता है कुछ चीज़ें ज़िंदगी में जो लाजमो मलजूम है, वन ऑफ देम है जी सोशल मीडिया, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर जगह जहाँ कहीं पे भी हम चले जाएं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर होते हैं। हमारी ज़ाती ज़िंदगी, अब तो लोगों ने अपने घरों में भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से करना शुरू कर दिया है कि आपने किसी को मुबारकबाद देनी है घर बैठे हुए, कोई किसी को तो आप इनविटेशन देना है, किसी को तो आप सोशल मीडिया के थ्रू ही जो है वो ये चीज़ें अपने पैगामात दे रहे हैं। फिर आपकी पर्सनल लाइफ अगर आपने किसी के साथ शेयर करनी है, आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस ही सोशल मीडिया के थ्रू करें, तो ये एक मजबूत तरीन आपका जो है आप कह सकते हैं कि इस टाइम सबसे अहम और सबसे सेंसिटिव भी, अगेन इसको साथ रखना, याद रखना बहुत ज़रूरी होगा कि जितना अहम है, जितना पॉपुलर है, उतना सेंसिटिव भी है। सो आज के दिन हमने ये देखना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है, सोशल मीडिया सारिफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, किस तरह से आप सोशल मीडिया पर अपने आप को मनवा सकते हैं। पूरी दुनिया जहां आपको देख रही है वहां पर आपका रिएक्शन, आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, ये कितना ज़रूरी है जी। शान मेहर सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया का आज दिन है और जिंदगी में जो सबसे अहम चीज रह गई है सभी लोगों के मेरे ख्याल से, वो सोशल मीडिया ही है। क्या कहना चाहेंगे? ये दिन बेसिकली ना जी इसीलिए मनाया जाता है कि आप सोशल मीडिया की एक तो अहमियत को समझें, दूसरा इसका जो मुस्बित इस्तेमाल है उसके फ़रोग को आप समझें। आप देखें कि क्विक आप पलक झपकते हैं और आप अपना मैसेज, अपनी कोई भी थॉट सोशल मीडिया के ऊपर क्विक शेयर कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था और ये लिमिटेड था कुछ स्पेसिफिक लोगों तक। अब अगर आपके पास कोई अच्छा हुनर है, कोई अच्छी चीज़ आपको आती है, आपका मोबाइल ही आपका अपना एक चैनल है जिसके थ्रू आप कुछ ही सेकंड्स में अपना पैगाम जो है दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसको मुस्बत वे में यूज़ करते हैं या नेगेटिव के अंदर। हर तरह के लोग दुनिया में मौजूद होते हैं, आपने फॉलो भी उसी तरह के लोगों को करना है जिस तरह के आप हैं, तो आपके अपने ऊपर है। बाकी इसको अब लोगों ने बहुत आसान, तेज़ रफ्तार और कम पैसों में होने वाला एक बिजनेस बना लिया है। तो हर एक बंदा जहां बैठा हुआ है, वो अपने बेड पे सोया हुआ है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, कहीं कहीं जा रहा है, तो आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल फोन आपका बिजनेस है। अब आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप उसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। सही। सो अब आप सोशल मीडिया सारिफ जो हैं अब वो ये भी जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके फायदे हमें क्या क्या हैं। सो आज हम फायदे भी डिस्कस कर लेते हैं, नुकसान भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हैं, पहले आपको कोई भी बिजनेस करना होता था, आपको प्रॉपर उसका एक सोचना, पैसे, इन्वेस्टमेंट, जगह, बैनर्स, दुकान,
हर एक चीज चाहिए होती थी। अभी राइट नाउ सोशल मीडिया ही आपकी एक दुकान है, बाकी आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास स्किल्स हैं, जिसमें ई कॉमर्स है, फेसबुक मोनेटाइजेशन है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, मतलब बेशुमार आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिर्फ आपने उसी सोशल मीडिया से सीखना है, सिखाने वाले भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और उसी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हुए जितने पैसे आप कमाना चाहें कमा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये, जैसा कि आप डॉलर्स के अंदर कमाते हैं, तो करेंसी वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए जैसे ही डॉलर आता है तो एक अच्छी खासी इनकम बन जाती है। और आप वो लोग जो पढ़ के और जॉबें कर के मतलब फिर भी उतना नहीं कमा पाते जितना आप 1-2 घंटे भी अटेंशन के साथ काम करके बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं सोशल मीडिया। सही, बेस्ट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का आप कौन सा रिकमेंड करना? देखिए जी, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ही है और सबसे ज्यादा अर्निंग भी उसी के ऊपर है। उसके बाद यूट्यूब आ जाता है, उसके बाद आपका टिकटॉक आ जाता है, उसके बाद स्नैपचैट और इसी रफ्तार में इंस्टा वगैरह सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको अर्निंग देते हैं, सारे के सारे मोनेटाइजेबल हैं। तो आप सारों के ऊपर सेम टाइम में भी काम कर सकते हैं, ये आपकी अपनी एक वो है। सही। सो सब पे आप सेम टाइम पे भी काम कर सकते हैं, आपकी अर्निंग अपनी बेहतर होगी। सो इसके लिए मुझे ये बता दीजिएगा कि कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? कुछ भी नहीं, आपने सिंपल कंटेंट बनाना सीखना है। आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद होती हैं। एक पहला इंसान वो होता है जो कंटेंट बनाता है लेकिन उसको पैसे कमाने नहीं आते। अच्छा, बहुत ज्यादा लोगों का इश्यूज ये होते हैं, अगर तो फीमेल्स हैं, आप घर में कुकिंग कंटेंट बना सकती हैं, मेहंदी डिजाइन हैं, डिफरेंट है, आजकल एआई के कंटेंट आए हुए हैं, या चैट जीपीटी एक बहुत आसान टूल है कि आपको किसी भी चीज़ में आप स्टक हैं, आप वहाँ पे जाके लिखें कि मुझे ये मसला आ रहा है, वो आपको A to Z सॉल्यूशंस उसके प्रोवाइड कर देता है। इवन आप पैसों वाले चाहते हैं या विदाउट मनी भी चाहते हैं, तो हर तरह की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप कंटेंट बनाना नहीं चाहते, कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं या वो कहते हैं जी नहीं मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, तो दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं, उनको पैसे बनाने नहीं आते। तो आप क्या करें, सिंपली उनको जाके अप्रोच करें, अप्रोच करने के बाद उनसे कंटेंट असेस लें और उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मोनेटाइज करें, जिसकी रेशो 50-50 होती है। आप हाफ उनको पे करें, हाफ खुद रखें, सर्विस प्रोवाइडर बन जाए। अब ये तो बेनिफिट हो गया ना। अब सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर ले, पूरी दुनिया आपको देख रही है, ठीक है? आप किसी भी शहर में बैठे हैं, इवन किसी कस्बे में भी बैठे हैं। सो हम टिकटॉक के थ्रू देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने शोहरत भी ली, बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम पर भी आए, बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिली। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बहुत है। सो मैं इसके साथ साथ जहाँ इतने फायदे हैं वहाँ नुकसानात भी बहुत हैं, वो कौन कौन से? अच्छा, इसके सबसे मेन नुकसान ये है कि आपके पास एक स्टोरी आई, आपने उसकी तहकीक नहीं की। सोशल मीडिया सबसे पहले न्यूज को ब्रेक करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फेक न्यूज होती है, सुनी सुनाई, किसी ने हमें रैंडम लगाई, हम बिना तहकीक किए उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। हम उस चीज को नहीं समझ रहे होते कि जिस न्यूज को हम शेयर कर रहे हैं वो जिसके बारे में उसको उससे क्या नुकसान होंगे, वो ज़हनी दबाव होगा, क्या क्या डिप्रेशन उसको गुजरना पड़ेगा। तो हमें ये चाहिए है कि अगर कोई ऐसा मवाद आता है, या तो हम तहकीक करें या कोशिश करें कि हम उस नेगेटिविटी को शेयर ना करें जिससे किसी को बेसकूनी हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया को सिर्फ एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ना डालने के लिए यूज करें और पॉजिटिव न्यूज ही शेयर करें ताकि पॉजिटिविटी आपकी तरफ है। सो सोशल मीडिया आपको एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म ये देता है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आपके पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप छोटा सा एक कारोबार, छोटा सा अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके लिए क्या चीज़ें आपके अंदर लाजमो मलजूम होनी चाहिए? सिंपल है, आपने सिर्फ लर्निंग करनी है। लाइक अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं, आजकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो आपने कोई भी एक प्रोडक्ट फाइंड करनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपयों की ज़रूरत नहीं है, चंद एक हज़ारों के साथ आपने क्या करना है, आपके पास एक इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, एक डिवाइस जिससे आपने काम करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने बेशुमार लोगों को देखा है, मेकअप रिलेटेड है, क्लॉथ्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट हंट करें अच्छी से अच्छी, जो लोग घर बैठ के खरीदना चाहते हैं, उसको सोशल मीडिया पे लगाएं, लोग घर बैठे आपको ऑर्डर करेंगे और आप अपने घर बैठे ही सुकून से पैसे कमा रहे होंगे। चलिए, ये आपके पास बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है जी। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं आप घर बैठ के ही, तो उसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा वे बता दिया है। सो सोशल मीडिया सारिफीन पर ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़िम्मेदार भी होना है। वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो सोशल मीडिया सारिफ की होनी चाहिए? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि आपकी तक कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, आपने पहले उसको वेरीफाई करना है। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया का ये जो डे भी बनाया जाता है ना, स्पेसिफिकली इसका पर्पज़ यही है
कि आप इसका जो पॉजिटिव इस्तेमाल है ना उसको फरोग दें, लेकिन ना कि हमारे यहाँ बड़ा इशू है, फेक अकाउंट्स बनाए गए होते हैं। जी जी। किसी की शोहरत अगर बहुत ज्यादा है तो उसको खराब करने की कोशिश की जा रही होती है। फिर आपके जितने भी नामवर क्रिकेटर्स कह लें, आपके एक्ट्रेस कह लें, उनके नाम से फेक अकाउंट बने होते हैं। इन्फ्लुएंसर जो आपको लगता है कि इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, उनके फेक अकाउंट्स बने होते हैं। सो ये लोगों की पर्सनल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि उनको फॉलो करने वाले कौन लोग हैं, हम ही हैं ना, नेगेटिव लोग हैं। तो आपको क्या चाहिए कि अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं तो कौन से उस अकाउंट को ब्लॉक कर दें। वो अकाउंट्स तो तब ही चलते हैं जब हम उनको देखना पसंद करते हैं या उनको फॉलो करते हैं या उनकी चीज़ें शेयर करते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा है कि आप पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आए, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करें, ना कि नेगेटिविटी के पीछे भागें। मतलब हर बंदा अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में ऑलरेडी वो सर्वाइव कर रहा है, डिफरेंट चीज़ों से गुजर रहा है, डिफ़िकल्ट उसके मराहल हैं काफ़ी सारे। तो आप कोशिश ये करें कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करें ताकि किसी की ज़िंदगी में मुस्बत चेंज आए, ना कि वो फर्दर परेशान हो। सही। सो ये चीज़ें हर सोशल मीडिया सारिफ की हैं, चाहे वो वहाँ बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई अपना फैमिली कंटेंट बना रहा है, टिकटॉक इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कोशिश ये कीजिए कि पॉजिटिविटी, अपने लिए कुछ बेहतर रास्ता चुनें जिससे आप अपनी अर्निंग भी कर सकें, दूसरों की चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। एंड यस, बहुत बड़ी चीज़ है जी, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिसका गलत इस्तेमाल इस तरह से भी किया जा रहा है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं, आपकी अपनी जो फेम है वो ख़राब होती है, तो आपको नुकसानात आगे जाके इसके पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं रामीन फातिमा कैसर, मुर्तज़ा जट, अब्दुल बासित, साजिद अली और मलिक शकील। आप लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो अगर आपकी कल सालगिरह है, आपकी बर्थडे को भी ऐसे ही स्पेशल बनाया जाएगा। अपनी पिक्चर्स हमें भेज सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। समरा इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद है, रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। बिल्कुल ऐसा ही है, ओपन मार्केट में सब्जियां महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। दुकानदार सरकारी निर्खनामे को बलाए ताक रखते हुए अपनी मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज के कुछ भाव ताव के हवाले से आपको बताते चले तो आलू का आज का सरकारी रेट 70 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में 80 रुपये तक में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से प्याज का आज का सरकारी रेट 45 है और उसकी फी किलो फरोख्त जो है वो 60 रुपये तक में हो रही है। टमाटर का आज का सरकारी रेट 55 है और उसकी फरोख्त भी 70 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से अदरक का आज का सरकारी रेट 482 है, लेकिन उसकी फरोख्त जो है वो 600 रुपये तक में हो रही है। लहसुन का आज का सरकारी रेट 200 है, लेकिन उसकी फी किलो फरोख्त जो है वो 300 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से बैंगन का आज का सरकारी रेट 67 है, लेकिन उसकी फी किलो फरोख्त जो है वो 80 और 100 रुपये तक में हो रही है। सब्ज मिर्च का आज का सरकारी रेट 128 है और उसकी फी किलो फरोख्त जो है वो 150 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से करेले का आज का सरकारी रेट 85 है और उसकी फरोख्त भी 100 रुपये तक में हो रही है। नींबू का आज का सरकारी रेट 285 है और उसकी फी किलो फरोख्त जो है वो 400-500 रुपये तक में हो रही है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जो महंगाई कम होने के दावे कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इसके मुतज़ाद है। और ओपन मार्केट में सब्जियां जो है उन्हें महंगे दामों में मिल रही हैं और दुकानदार जो है वो अच्छा खासा अपना प्रॉफिट। थैंक यू सो मच समरा, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।